इस इलेक्शन में एक चीज टर्निंग पॉइंट बन सकती है और वो गजा जंग बंदी का मुआहिदा है। सही। अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो इसका फायदा कैमला हैरिस को होगा। अगर ये मुआहिदा ना हो सका, सीज फायर ना हुआ, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान कैमला हैरिस को और बाइडेन को होगा। बेसिकली इनका काम ये होता है, ये एक तरह के लॉबिस्ट होते हैं। सही। ये आपके हक में फिजा कायम करते हैं। अभी आपने देखा है कि अमेरिकन कांग्रेस में इमरान खान साहब के हक में और तहरीक इंसाफ के हक में करारदादें आ रही हैं, तो ये लॉबिंग करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। इस किस्म के फोरम्स काम करते हैं। अगर आपके ऊपर कोई तनकीद करे तो वहां बैठ के आपको डिफेंड भी करते हैं। एक खातून इस काबिल नहीं है कि वो अकेली जाकर मीडिया को अपना केस पेश कर सके, तो वो एक मर्द का सहारा ले लिए, यानी कि बेबी सिस्टर तक की इस्तिलाह को इस्तेमाल किया गया। और ट्रंप तो सवाल उठा रहे हैं कि आप अभी अभी ब्लैक कम्युनिटी को ज्वाइन किया आपने, हमें तो पता ही नहीं था कि आप ब्लैक कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार अब्दुर्रहमान खान साहब। अब्दुर्रहमान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, खैरियत से? वी आर गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुर्रहमान, अभी जो अमरीकी इंतखाबात हैं और जो अमरीकी सियासी माहौल है, जिस तरह से उसमें तब्दीलियाँ रहनुमा हो रही हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? और बिलखसूस जो पाकिस्तान कॉकस के सरबराह चेंज हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। जैसे अभी इंट्रो में आपने बताया है, एक नेक टू नेक फाइट है। एक अंग्रेजी ज़ुबान का एक फ़िक्रा है, परसेप्शन इज़ बिगर दैन द रियलिटी। और एक मीडिएटेड रियलिटी है और एक एक्चुअल रियलिटी है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्रंप की अगर बात की जाए तो ट्रंप कभी भी अमेरिकन मीडिया के फेवरेट नहीं रहे, उनके ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे। और डीप स्टेट की कैंडिडेट कैमला हैरिस हैं, ट्रंप नहीं है। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया में ट्रेंड्स को देखें, ये इलेक्शन का साल है, तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पूरी दुनिया के अंदर सामने आ रहा है। एंटी स्टेट, एंटी स्टेटस को जो फोर्सेस हैं वो कामयाब होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब जो परसेप्शन है वो कैमला हैरिस के हक में बिल्ड की जा रही है। कैमला को कुछ एडवांटेजेस हैं, उनके पास कई कार्ड हैं, और ये हो सकता है कि ये बड़ा एक तासुब पर मबनी तज्जिया लगे, लेकिन उनके सियासी मुखालिफिन उनके बारे में ये कहते हैं कि उनके पास सबसे पहला कार्ड विमेन कार्ड है। दूसरा कार्ड उनके पास ब्लैक कम्युनिटी का कार्ड है। तीसरा कार्ड उनके पास इमिग्रेंट्स का है, तारिकीन वतन का कार्ड है। चौथा कार्ड उनके पास सोशल इश्यूज के ऊपर जो सिविल सोसाइटी को वो रिप्रेजेंट करती रही हैं, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। वो अपने आप को एक लिबरल के तौर पर पेंट करती हैं। मगर इस सब के बावजूद ट्रंप की हिस्ट्री अगर हम देखें तो उसने हमेशा अमेरिकन मीडिया को गलत साबित किया। और हमेशा जो सर्वेज हैं, पोल्स हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन करते हैं हिलरी क्लिंटन के साथ। हिलरी क्लिंटन ज़्यादा डायनेमिक थी, बिल क्लिंटन खुद 2 मरतबा प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के। उस सब के बावजूद वो ट्रंप को शिकस्त नहीं दे सकें, इतनी करिश्मेटिक शख्सियत होने के बावजूद। इनका जो सबसे बड़ा डिस्क्रेडिट है महंगाई। 4 साल वो नायब सदर के तौर पर रही हैं, वो परफॉर्म नहीं कर सकी, वो जंगों को ख़त्म नहीं कर सकी। इस इलेक्शन में एक चीज़ टर्निंग पॉइंट बन सकती है और वो गजा जंग बंदी का मुआहिदा है। सही। अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो इसका फायदा कैमला हैरिस को होगा। बाइडेन साहब की लेगेसी बड़े अच्छे इख्तिताम पर हो जाएगी। अगरचे 40,000 से ज़ायद बेगुनाह इंसानों का कत्लेआम हुआ है और इंसानियत की तौहीन और तजलील इससे ज़्यादा नहीं हो सकती जो कुछ गजा में हुआ। मगर अगर ये मुआहिदा ना हो सका, सीज फायर ना हुआ, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान कैमला हैरिस को और बाइडेन को होगा। उसकी रीजन ये। लेकिन अब्दुर्रहमान, अभी आपने जो बात की कि ठीक है, अगर मुआहिदा हो जाता है गजा में, उसका फायदा यकीनन डेमोक्रेट्स को हो सकता है। लेकिन जो रिपब्लिकन्स हैं वो ये बात भी तो उठा सकते हैं कि सिचुएशन यहाँ तक पहुंची तब भी तो डेमोक्रेट्स ही इक़्तिदार में थे और वहाँ पर जो वीटो करते रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल जी। अच्छा, ये यहाँ पे जब इसराइल की बात आती है तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि दोनों की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है। ये एक ही सांस के अंदर पहला फिक्रा ये कहते हैं कि हम इसराइल के हक के दिफा की हिमायत करते हैं जी। और अगले ही लम्हे साथ ये कहते हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए, यरगमालियों की रिहाई होनी चाहिए, अमन मुआहिदा होना चाहिए। भाई, इसराइल जो तबाही मचा रहा है, जो रियासती दहशत गर्दी कर रहा है, वो कर ही दिफा के नाम पे रहा है। उसको दिफा कह रहे हैं दहशत गर्दी को, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। लेकिन
यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि ट्रंप ने, हमने देखा कि अफ़गानिस्तान से इनखला का मामला हो, नॉर्थ कोरिया के साथ ताल्लुकात की बात हो, पुतिन के साथ, रूस के साथ ताल्लुकात की बात हो, अमेरिकन इकोनॉमी को सपोर्ट करना हो, तो बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अब ज़रा इलेक्शन के लोकल सिनेरियो में टेम्परामेंट में आ जाएं कि मुकामी तौर पे अब हो क्या रहा है। सही हो ये रहा है कि अमेरिकन हिस्ट्री ये बताती है कि बड़ी एकेडमिक डिबेट्स होती हैं, बड़े मैनिफेस्टो डिस्कस होता है, मगर इस मर्तबा अमेरिकन इलेक्शन के अंदर एक तनज़्ज़ुली नज़र आ रही है गुफ्तगू के मयार में। बिल्कुल पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, नस्ल परस्ती को टारगेट किया जा रहा है। कैमला हैरिस ने भी CNN को एक इंटरव्यू दिया अपने पार्टनर के साथ जो कि वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, तो इस पे ऊपर भी उनको तनकीद की गई कि एक खातून इस काबिल नहीं है कि वो अकेली जाकर मीडिया को अपना केस पेश कर सके, तो वो एक मर्द का सहारा ले लिए, यानी कि बेबी सिस्टर तक की इस्तिलाह को इस्तेमाल किया गया। और ट्रंप तो सवाल उठा रहे हैं कि आप अभी ब्लैक कम्युनिटी को ज्वाइन किया आपने, हमें तो पता ही नहीं था कि आप ब्लैक कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन इसके साथ अमेरिकन फौज को भी पहली मर्तबा पॉलिटिक्स के अंदर घसीटा जा रहा है। कैमला हैरिस ने जो पार्टी कन्वेंशन हुआ उसके अंदर ये कहा कि ये अगर ट्रंप साहब आ गए तो ये अमरीकी फौज को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये अगर आगे तो कैपिटल हिल के अंदर जो लोग गिरफ्तार हैं मुकदमे में, ये उनको रिहा कर देंगे, तो ये कानून को इस्तेमाल करेंगे सियासी मुखालिफिन को फिक्स करने के लिए। ये सोच और ये अप्रोच है। एक और सवाल मेरा, जी ठीक है, आप बात पूरी कर लें। सवाल ये कि टॉम स्वासी जो हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो कॉकस पाकिस्तान के सरबराह बन चुके हैं। ये है क्या कॉकस? और वो पाकिस्तान का दौरा भी कर रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये दौरा? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है कि कॉकस बुनियादी तौर पर ऐसे सियासतदानों के ग्रुप को कहा जाता है जो किसी भी अहम ख्याल सोच के साथ एक ख़ास मकसद के लिए किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर हिमायत करते हैं। ये जो पाकिस्तान कॉकस है, ये बुनियादी तौर पर शीला जैक्सन वो फौत हो गई हैं, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी और वो इसकी साबिक चेयरपर्सन के तौर पर काम कर रही थी। अब ये नए साहब आए हैं, लेकिन शीला जैक्सन के बारे में मैं पहले बताता चलूँ कि इनको हिलाल इम्तियाज़ मिला, पाकिस्तान में सैलाब आए, ज़लज़ला आए, कई मरतबा इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। फिर इनकी जो सोशल खिदमात हैं, इसका जो मकसद था बनाने का इस फोरम को, उस वक्त दहशतगर्दी अरूज पर थी, मुआशी क्राइसिस को हल करना था, तजारती ताल्लुकात बढ़ाने थे, समाजी ताल्लुकात बढ़ाने थे, जो समाजी इंसाफ था उसके लिए मुश्तरका तौर पे एफर्ट्स करनी थी, अमेरिका और पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान एक ब्रिज बनना था। तो और ये पहली ब्लैक कम्युनिटी से कांग्रेस की रुकन भी थी, ये इनका एजाज़ था। अब जो टॉम स्वाजी आए हैं, ये बुनियादी तौर पे ये भी डेमोक्रेट्स, और ये न्यूयॉर्क से इलेक्ट होकर आए हैं, और ये भी बाई इलेक्शन से भी रिसेंटली जीते हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है। 3 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी का बड़ा रोल है। ये 3 मरतबा अमेरिकन कांग्रेस के रुकन रह चुके हैं और अभी भी नुमाइंदे हैं, और इनका डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिसीज के अंदर बड़ा एक अहम रोल है। और इनका आना, पाकिस्तान का दौरा करना, ये बड़ा क्रिटिकल है। हमें IMF से इस टाइम पैकेज चाहिए, अमेरिका की सपोर्ट चाहिए। ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, उसके ऊपर अमेरिकन की रिजर्वेशन है, हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें तवानाई के बहरान का सामना है। इसी तरह CPEC के हवाले से अमेरिकन गाए बगाहे कुछ ऐसी कोशिशें करते रहते हैं कि किसी तरीके से स्लो हो जाए, कंफ्यूजन आ जाए। अभी जैसे अभी पाकिस्तानी कॉकस की आप बात करें, इसे एक्सप्लेन करें, तो ये भी बता दीजिएगा कि क्या सिर्फ ये नैरेटिव बिल्डिंग तक ही मुहित है, या फिर ये कोई फाइनल डिसीजन भी ले सकते हैं, कोई बाइंडिंग डिसीजन भी होता है इनका? नहीं, बेसिकली इनका काम ये होता है, ये एक तरह के लॉबिस्ट होते हैं। सही। ये आपके हक में फिजा कायम करते हैं। अभी आपने देखा है कि अमेरिकन कांग्रेस में इमरान खान साहब के हक में और तहरीक इंसाफ के हक में करारदादें आ रही हैं, तो ये लॉबिंग करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म के फोरम्स काम करते हैं। अगर आपके ऊपर कोई तनकीद करे तो वहाँ बैठ के आपको डिफेंड भी करते हैं, आपका मुकदमा दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो आपको सुपर पावर के सुपर प्लेटफॉर्म पे इनकी बड़ी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप इस वक्त इसको इलेक्शन के सिनेरियो के अंदर देखें तो आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और अमेरिकन पॉलिटिक्स में बड़ी सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, और वो ये है कि फौज को घसीटा जा रहा है। ट्रम्प साहब
कब्रिस्तानों में जा रहे हैं, साबिक फौजियों की कब्रों पे फूल रख रहे हैं और वो उसको कह रहे हैं, कैमिला वहाँ पे तनकीद कर रही हैं कि भाई ये जो साहब हैं ये तकद्दुस पामाल कर रहे हैं और ये अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं। और दो मुकदमात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको बानी पीटीआई से मिलाया जाता जी, दो मुकदमात बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर गानों का रिवाज सुना है? जी। कल एक मुकदमे में फैसला आया है ट्रम्प साहब के अगेंस्ट, और गाना आ गया, होल्ड ऑन आई एम कमिंग, सही। रुको मैं आ रहा हूँ। तो इस गाने के ऊपर इस्तेमाल करने के ऊपर अमेरिकी अदालत ने पाबंदी लगा दी है कि आप रिपब्लिकन पार्टी जलसे से पहले और जलसे के बाद ये गाना आप नहीं चला सकते। अब्दुर्रहमान, हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया जी, माजरत। बड़ी अच्छी बात चल रही थी और अभी चूंकि इंतखाबात का माहौल गर्म है तो इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में मजीद जो है डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया और जी अमेरिकी इंतखाबात से मुतल्लिक गुफ्तगू की।